हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? टीएसटी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। तो दोस्तों, आइए आज एक बार फिर से जुड़ते हैं मैथ के साथ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली क्लास जो अध्याय चार चार चल रहा था उसमें से थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया था और कुछ क्वेश्चन भी बता दिया गया था। तो आज हम लोग जो करेंगे उसका लास्ट आज ये वीडियो होगा अध्याय चार का, जो कि अध्याय चार था हमारा प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। इसी पे हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय चार में। ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन आपके बुक से ही है कि जो भी क्वेश्चन जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया जा चुका है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है। जैसा कि आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें जो भी पेपर आता है, तीन टाइप से पेपर आता है। एक तो मल्टीपल चॉइस रहता है, यानी बहुविकल्पी रहता है। एक बहुविकल्पी रहता है और दूसरा रहता है अति लघु रहता है, अति लघु उत्तरी। और तीसरा रहता है लघु उत्तरी रहता है। ठीक है, ये लघु उत्तरी टाइप का प्रश्न रहता है। यानी तीन तरीके से प्रश्न इसमें पूछता है। तो बहुविकल्पी भी एक नंबर पूछता है, अति लघु उत्तरी भी एक नंबर का पूछता है, और लघु उत्तरी जो होता है ये दो नंबर का होता है। इसमें थोड़ा ज्यादा लिखना होता है। इसमें जैसे अगर डिफिनीशन पूछ लिया तो डिफिनीशन थोड़ा लिखना होगा। अगर क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन करने के लिए तो न्यूमेरिकल रहेगा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल बड़ा रहेगा, उसको सॉल्व करना होगा। और अति लघु उत्तर में क्या होगा कि इसमें शार्ट में आंसर दे देना होगा। और बहुविकल्पी में मल्टीपल चॉइस में जैसा कि आपको जानते हैं, केवल उसमें एक क्वेश्चन दिया रहेगा, चार ऑप्शन दिया रहेगा, वो हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग इस किताब के जो ये जो बुक का सवाल दिया हुआ है इसको हम लोग करते हैं कि इसमें सवाल क्या है, किस तरीके से पूछा जा रहा है ना। तो सबसे पहले इसमें लघु उत्तरी प्रश्न ही है, क्योंकि सारी चीजें पढ़ा जा चुकी हैं। एक बार हम आपको एक तरीके से रिवीजन करवा रहे हैं। इसको आप देख लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, संख्या एवं संख्यांक से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक संख्याएं क्या है? और प्राकृतिक संख्याओं की विशेषता बताइए। तो संख्या एवं संख्यांक से आप क्या समझते हैं? पढ़ाया गया है संख्या क्या है, संख्यांक क्या है, पढ़ाया गया है। प्राकृतिक संख्या क्या है? देखिए, इसमें एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और तीन, और एक प्राकृतिक संख्याओं की विशेषता, चार तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। ये कितने नंबर का होगा? ये दो नंबर का आता है। जब भी लघु उत्तरी रहेगा दो नंबर का रहेगा। तो देखिए, संख्या एवं संख्यांक, संख्या आपको पढ़ाया गया था। संख्या क्या था? संख्या हम बताए थे कि किसी वस्तु को गिनना है, यानी कि कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है कितनी वस्तुएं हैं। जैसे अगर हम मान चलिए एक ट्रायंगल बना दे, तीन, एक, दो, तीन, तो इसको हम बोलेंगे एक है, दो है, तीन है। केवल जो बोल रहे हैं तीन है, यही संख्या है। इसको हम लिखेंगे नहीं, केवल ये बात बोलेंगे कि हाँ, एक, दो, तीन। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि कितनी वस्तुएं हैं का जो बोध कराता है वही हमारा संख्या होता है ना। और संख्यांक क्या होता है? संख्यांक होता है संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए, इसमें एक, दो, तीन, क्या है? तीन त्रिभुज है, यानी हम लिखेंगे तीन। कितने हैं? तीन त्रिभुज। यही हमारा क्या हो जाता है? संख्यांक हो जाता है ना। यानी संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, संकेत द्वारा क्या व्यक्त कर रहे हैं? तीन। ये क्या है? संकेत है ना। ये तीन जो लिखा है ये संकेत है। जिन संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। यानी इसका अर्थ ये होता है, इसका अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ ये होता है कि लिखने में जो प्रयुक्त होने वाला अंक होता है, जो ये तीन है ये अंक है ना, प्रयुक्त अंक है। लिखने में जो प्रयुक्त होने वाला अंक होता है वो क्या कहलाता है? संख्यांक कहलाता है। और संख्या क्या था? संख्या जितनी जितनी वस्तुओं का बोध कराए।
जैसे उसमें हम देख लेंगे कि 3 4 5 6 जो इसका बोध करा रहा है, ज्ञान करा रहा है, वही हमारा संख्या होता है। और उस ज्ञान को या जो बोध कराया है, उसको जो लिखने का संकेत है, जिस संकेत से हम लिख देंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? संख्यांक कहलाएगा। तो ये हुआ संख्या में संख्यांक। अब उसके बाद आता है प्राकृतिक संख्याएं क्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या है? गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली जो संख्या होती है, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। बताया गया है, गिनने के लिए जो प्रयुक्त होने वाली संख्या होती है, क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5, कहाँ तक? ऐसे ले जाके इन्फिनाइट तक। ऐसे ले जाके आपका इन्फिनाइट तक, यही हमारा प्राकृतिक संख्या होती है। यानी गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गणन में जो प्रयुक्त की जाती है, वही हमारी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ये प्राकृतिक संख्या हो गया। अगला है प्राकृतिक संख्याओं की विशेषता। अब कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं की विशेषता बताइए। तो बताइए प्राकृतिक संख्याओं की जो विशेषता होता है, वो क्या होता है? इसकी विशेषता ये होती है कि सबसे पहले इसमें आप लिख दीजिए कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है, वो क्या होती है? एक होती है। विशेषता में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक। ठीक है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि बड़ी प्राकृतिक संख्या इसलिए नहीं होती क्योंकि प्रत्येक बड़ी अंक के आगे एक अंक होता है जो बड़ा, उससे बड़ा हो जाता है। इसलिए, क्योंकि एक से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? ये अनंत तक जाता है। इसलिए बड़ी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। तो ये हमारा हो जाएगा। तो मतलब हम मिला के ये कह सकते हैं कि हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो एक से ही स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट नहीं होती। इस चीज को ध्यान रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप जीरो से कर दे। जीरो से नहीं होगा। हमेशा प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं एक से ही स्टार्ट होंगी। नेचुरल नंबर एक से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। तो विशेषता भी हमारी यही हो जाती है कि प्रत्येक जो हमारा ये है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एक होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक बड़ी संख्या के आगे एक और संख्या बढ़ जाती है ना। ये लिख सकते हैं आप। अब बात आता है क्वेश्चन दूसरे का। क्वेश्चन दूसरा ये कहता है, क्वेश्चन दूसरा ये कह रहा है कि परिमेय संख्याओं की विशेषता बताइए। पूछ रहा है परिमेय संख्या की विशेषता बताइए। परिमेय संख्या क्या है, इसकी क्या विशेषता है, वही पूछ रहा है। परिमेय संख्या की विशेषता बताइए। तो बताइए परिमेय संख्या, आपको पता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ विशेषता पूछा है। ठीक है, तो हम विशेषता में पहला पॉइंट में लिख देंगे ऐसे कि विशेषता में ये लिख देंगे कि इसे हम p बटा के q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पे q इज नॉट इक्वल जीरो होता है। परिमेय संख्या में आप लिख सकते हैं कि इसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और इसमें q इज नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, यानी q का मान, हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज में आप ये लिख सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या शून्य हो, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ये चीज होती है, यानी कि सभी पूर्णांक संख्याएं चाहे वो धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे शून्य हो, वो सब क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या ही कहलाएगी। परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, ये इसकी विशेषता हो जाती है। तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक, 3 4 पॉइंट आप बना के लिख लीजिए। सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, बताई गई हैं। पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। अब आइए, आपका आता है अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न में क्या पूछता है? अति लघु उत्तरी प्रश्न में 1 नंबर पूछता है कि अति लघु उत्तरी क्या चीजें हैं। तो अति लघु उत्तरी में 1 नंबर में आता है, और लघु उत्तरी में क्या आता है? 2 नंबर प्रश्न आता है। इसमें परिभाषा पूछा जाएगा, जैसे पूछ लिया पूर्णांक और परिमेय संख्या। देखिए, पूर्णांक पूछा है, परिमेय संख्या पूछा है। क्वेश्चन है 1 नंबर का, और इसमें पूछ लिया 2 नंबर का। बिल्कुल शार्ट में लिखना है, बहुत लेंदी नहीं करना है, बहुत बड़ा नहीं करना है। तो अगर आपसे पूछा पूर्णांक क्या है, तो आप जानते हैं सभी ऋण पूर्णांकों, शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। यानी सभी ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक व
शून्य शून्य पूर्णांकों के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। सभी ऋण पूर्णांकों, धन पूर्णांकों व शून्य पूर्णांकों के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। बस ये इतना लिखना है। और परिमेय संख्या में क्या लिखना है? जिसे हम p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसे हम p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और q इज नॉट इक्वल जीरो, इतना जरूर लिख लीजिएगा, q इज नॉट इक्वल जीरो। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम इसको। q इज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए? जीरो होता है, वही हमारा क्या हो जाता है? वही हमारी परिमेय संख्या हो जाती है। तो एक नंबर का पूछेगा, बस इतना ही याद करना है और कुछ नहीं करना है, उदाहरण उदाहरण नहीं लिखना है, केवल डिफिनेशन पूछा, परिभाषा पूछा है। ठीक है। आप एग्जाम्पल लिखेंगे तब भी आप एक नंबर पाएंगे, और नहीं लिखेंगे तब भी आपको एक ही नंबर मिलेगा। है ना? तो इसलिए आप अपने समय की बचत करिए, जो पूछ रहा है उतना ही लिखिए। अगर आपके पास समय बच रहा है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में नहीं। ठीक, ये हो गया। अब अगला नीचे कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो बताइए पूर्ण संख्या क्या होता है? पिछली क्लास में पढ़ाया जा चुका है, पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या हमारा वो होता है जिसमें जीरो सम्मिलित हो जाए। इसमें क्या हो जाए? एक मिनट। जिसमें हमारा जीरो सम्मिलित हो जाता है। कहाँ गया? ये है पूर्ण संख्या, जिसमें क्या हो जाता है? जीरो सम्मिलित हो। यानी पूर्ण संख्या हमारी क्या हो जाएगी? शून्य सहित सभी धन पूर्णांक संख्याओं को, शून्य सहित जो पूर्ण संख्या है, इसको हम कहेंगे शून्य सहित, शून्य सहित, शून्य सहित सभी, शून्य सहित सभी धन पूर्णांक संख्याओं को, धन पूर्णांक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब समझे आप? कि जीरो से लेके क्या सभी धन पूर्णांक, ऐसा नहीं कि जीरो लिख दीजिए फिर माइनस एक लिख दीजिए, नहीं, माइनस एक नहीं। जीरो, एक, दो, तीन, चार ले जाए कहाँ तक? इनफिनाइट तक। यानी अगर हम जीरो को हटा दें इसमें से तो ये पूर्ण संख्या नहीं रह जाएगी, तब ये प्राकृतिक संख्या रह जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्या में जीरो लगा दीजिए, पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो शून्य सहित यानी जीरो सहित सभी धन पूर्णांक संख्याओं क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जीरो जीरो को लेकर के जितने भी धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सब हमारी क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। अब पूछ रहा है, तीसरा पूछ रहा है, दूसरा हो गया, तीसरा कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। तो बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? इसमें आपको दिख रहा है ना, जीरो, एक, दो, तीन, यहीं से स्टार्ट है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? जीरो। अब केवल इतना लिखिए, लिख दीजिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है। ठीक, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बहुविकल्पी प्रश्न आ गया, ये भी एक ही नंबर का है। एक क्वेश्चन रहेगा, चार ऑप्शन दिया रहेगा, आपको ऑप्शन लगाना होगा। ठीक है। तो कह रहा है एक है, एक क्या है? भाज्य है? नहीं। भाज्य में क्या होता है? भाज्य में दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे अगर हम चार की बात कर रहे हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? चार होती है। चार की बात करें तो चार किससे कटेगा? एक से कटेगा, दो से कटेगा और खुद चार से कटेगा। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। मैं सीधा सीधा ऐसे बताते जा रहा हूँ, आप समझते जाइए इसको। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप पिछली वीडियो को एक बार प्लीज अवश्य देखें। चलिए ठीक है। अगला देखिए, अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके दो गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड ना हो। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दो है। दो को हम एक से भी काट सकते हैं, सॉरी एक से भी कटेगा ये, और किससे कटेगा? स्वयं दो से कटेगा, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो एक क्या है? एक है ना, तो भाज्य है, क्योंकि भाज्य होता तो एक के तीन गुणनखंड होने चाहिए। एक तीन गुणनखंड नहीं है, केवल एक का एक ही गुणनखंड है। एक है, अभाज्य है नहीं, क्योंकि ये बताया गया है कि ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हो।
तो एक के दो गुणनखंड होंगे? नहीं होंगे, एक केवल और केवल एक से कटेगी। तो न तो भाज्य हुई और न ही अभाज्य। अब तीसरा कह रहा है, स वाला कह रहा है न तो भाज्य और न अभाज्य। चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और ये वाला भी नहीं हुआ। तो न तो भाज्य है और न अभाज्य, बताया हम पहले ही बता चुके, सॉरी, पहले ही बता चुके हैं कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक। चलिए आगे देखिए। शून्य केवल है एक, क्या? अपूर्णांक, पूर्णांक, अपूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। परिमेय तो है नहीं, क्योंकि परिमेय p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अपरिमेय भी नहीं है, अपरिमेय में जीरो नहीं आता। ठीक। अपरिमेय में जीरो नहीं आता। और अपूर्णांक, अपूर्णांक का कोई अर्थ ही नहीं है। क्या है? सीधा सीधा पूर्णांक। आपको परिभाषा भी बताया गया था कि सभी धनात्मक व ऋणात्मक व शून्य के समूहों को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ये बताया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है कि सभी धनात्मक व ऋणात्मक तथा शून्य के समूहों को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। ठीक। यानी सभी ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक तथा शून्य पूर्णांक को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। सबसे छोटी सबसे छोटा पूर्णांक है। अब बताइए सबसे छोटा पूर्णांक कौन है? स्वाभाविक सी बात, अगर पूर्णांक की बात किया सबसे छोटा पूर्णांक जीरो होगा, क्योंकि जीरो सभी धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक व शून्य। एक मिनट। सबसे छोटा पूर्णांक। अच्छा, इसमें ऑप्शन, पहले हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या चीजें दी हुई है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो ऑप्शन में जो जो दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम देंगे। तो जैसे इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन देख लीजिए। कह रहा है शून्य सबसे छोटा पूर्णांक है। पहला क्या है? शून्य है ना? पहला क्या है? शून्य है। दूसरा क्या है? दूसरा दिया है एक है। तीसरा क्या है? माइनस एक है ना? और चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। सबसे छोटा पूर्णांक। अब बताइए सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? इनमें से कोई नहीं हो पाया। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि पूर्णांक का परिभाषा ही है कि सभी धनात्मक पूर्णांक व सभी ऋणात्मक पूर्णांक व शून्य क्या है? पूर्णांक कहलाते हैं। तो मुझे बताइए, क्या माइनस एक से छोटी संख्या नहीं हो सकती? हो सकती है। माइनस एक से छोटी संख्या -0.09 हम कर दें, क्या नहीं हो जाएगी? क्या हो जाएगी? इसलिए सबसे छोटा पूर्णांक इनमें से कोई नहीं है, शून्य भी नहीं है, क्योंकि शून्य से छोटा तो माइनस एक है कि नहीं? शून्य से छोटा माइनस एक है, लेकिन माइनस एक से भी छोटा पूर्णांक, छोटा पूर्णांक होता है। इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं है। अगर इसमें ऋणात्मक, परिभाषा में ऋणात्मक ना आया होता, तब तो सबसे छोटा पूर्णांक जीरो हो जाता। अगर परिभाषा में ऋणात्मक संख्या न मानी गई होती कि सबसे पूर्णांक किसे कहते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समूह कहते हैं। अगर उसमें ऋणात्मक संख्या ना होती तो हम क्या कर लेते? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या जीरो हो जाती। लेकिन ऋणात्मक है तो ऋणात्मक से भी, माइनस एक से भी छोटी ऋणात्मक होती है। माइनस एक से छोटी भी निगेटिव संख्या होती है। इसलिए इनमें से कोई नहीं है। चलिए अगला देखिए। क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर आपको खुद पता होगा। क्रमागत, क्रमागत मतलब, क्रमागत का मतलब पहले समझिए। क्रमागत, क्रमागत, क्रमागत का मतलब पहले समझिए। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आगत, मतलब आने वाली, क्रम से आने वाली संख्या। तो भैया मुझे ये बताइए, अगर चार है, चार के बाद क्रम से अगर आएगी तो कौन संख्या आएगी? पांच आएगी। पांच के बाद जो संख्या आएगी कौन आएगी? छह आएगी। ऐसे अगर हम 19 की बात करें, 19 के बाद कौन संख्या आएगी? 20 आएगी। 20 के बाद बात करें तो कौन आएगी? 21 आएगी। 21 के बाद 23। 21 के बाद क्या है? 22 आएगा। 23 थोड़ी ना आ जाएगा। तो मतलब यही हुआ क्रमागत। तो क्रमागत दो पूर्णांक, एक पूर्णांक ये, एक पूर्णांक ये। क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर कितना है? अब बताइए, चार से पांच में अंतर कितना है? एक का अंतर है कि नहीं है? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ये है, सही हो जाएगा। एक का अंतर होगा, बाकी सब खत्म। अगला देखिए, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है।
भाई अगर हम कह रहे हैं 5 में पूर्ण संख्या में शून्य घटा दो आप, 5 में अगर किसी भी संख्या में शून्य घटाओगे तो क्या वही संख्या प्राप्त होगी? अगर हम 8 में जीरो घटा दें तो क्या मिलेगा? 8 ही नहीं मिलेगा। किसी पूर्ण संख्या में शून्य घटाने पे, अगर 10 में जीरो 16 मान के लिखा गया, 16 में जीरो घटा दीजिएगा तो क्या मिलेगा? 16 में जीरो घटाइएगा तो 16 ही मिलेगा। तो क्या मिल रहा है? कहने का मतलब क्या मिला? जीरो नहीं, नहीं, एक नहीं, जीरो नहीं, एक नहीं, वही संख्या बिल्कुल सही है, वही संख्या मिलेगी। ऋणात्मक वही संख्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अ, जीरो ही केवल घटाना है किसी भी संख्या में। तो एक से जीरो से छोटी संख्या एक है, एक में जीरो घटाएंगे तभी एक ही प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब किसी पूर्ण संख्या में से अगर हम शून्य घटाते हैं तो संख्या क्या प्राप्त होती है? वही प्राप्त। चलिए ठीक है। प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या आपको पढ़ाया गया है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से, दो से, तीन से, चार से, पांच से, छह से, ये इन्फिनाइट तक चला जाता है। तो ये हमारी क्या हो जाती है? प्राकृतिक संख्या। कभी ऐसा नहीं बताया गया कि प्राकृतिक संख्या एक होगा, 2/3 होगा, या 3/4 होगा, समथिंग ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। यानी जो हमारे गणन की संख्या होती है केवल वही बताया गया है, कि एक, दो, तीन, चार से लेकर इन्फिनाइट तक। तो प्राकृतिक संख्या, तो आपको आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन में दिख गया होगा कि हमारी प्राकृतिक संख्या क्या है? 5 ही है। प्राकृतिक संख्या क्या है? 5 है। ठीक है। प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है? 5 है। 2/3 नहीं है, परिमेय संख्या है ये। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, प्राकृतिक संख्या में क्या होता है कि जो हमारी सिंपल जो गणन की संख्या लिखी होती है वही हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। चलिए सातवां देखिए। ऋण पूर्णांक संख्या है। कह रहा है ऋण पूर्णांक संख्या है। आप बताइए ऋण पूर्णांक संख्या, आपको पढ़ाया गया ऋण पूर्णांक, जब पूर्णांक संख्या पढ़ाया जा रहा था तो पूर्णांक संख्या दो तरीके पढ़ाया गया था। जब वहां पढ़ाया गया पूर्णांक संख्या, यहाँ देखिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, जब पूर्णांक संख्या पढ़ाया गया तो दो चीजें पढ़ाई गई थी। एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है धन पूर्णांक, और दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। ठीक। दूसरा क्या होता है? ऋण पूर्णांक। तो बताइए ऋण पूर्णांक पूछ रहा है इसमें, तो ऋण पूर्णांक क्या होता है? तो आपको परिभाषा में लिखाया गया है, पर इसके पहले बताया गया है कि ऋण पूर्णांक क्या होता है? सभी ऋणात्मक संख्याएं और ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। लेकिन अब आप कहेंगे ऋण तो इसमें भी लगा है, ऋण इसमें भी लगा है ना? लेकिन नहीं, जब पढ़ाया गया था ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं तो बताया बताया गया था कि सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। और वहां ये ऐसे भी लिखाया गया था, आई निगेटिव इक्वल टू -1, -2, -3, -4, -20, -22, एनीथिंग, कुछ भी। यानी संख्या में जो हमारी प्राकृतिक संख्या थी उसमें हम माइनस लगा देते थे तो हमारी वो क्या हो जाती थी? ऋण पूर्णांक हो जाती थी। ठीक। वो क्या हो जाती थी? निगेटिव इंटीजर्स हो जाती थी। तो इसमें सीधा सीधा हमारा आंसर कौन हो जाएगा? ऋण पूर्णांक में -5 ये मिल रहा है, -5 हो गया। -3/5 नहीं होगा, ये परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं में आ जाएंगी ये सब। तो ये नहीं होगा, हमारी यही क्या होगी? ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगी? -5 होगी। चलिए अब देखिए, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। दो असमान परिमेय संख्या, दो असमान परिमेय संख्या, जैसे 2/3 की बात कर लें। ठीक है। दो असमान, अब हम मान के लिए 4/7 की बात कर लें। अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए दो असमान परिमेय संख्याओं, ये परिमेय संख्या है, p बटा q के रूप में लिखे हैं हम। परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या आएगी? इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या आएंगी? तो क्या आप बता सकते हैं कितनी आएंगी? बहुत आएंगी। अरे 2/3 है, 2/3 के बाद बढ़ा लीजिए 2.1 कर लीजिए, 2.1/3.1, मतलब कुछ भी बढ़ाते चले जाइए आप। ये नहीं पता है, ये फिक्स नहीं होगा कि इसमें 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। और ये भी नहीं पूछा है कि 2/3 और 4/7 के बीच ही आपको बताना है। वो कह रहा है दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच। हम मान लीजिए यहाँ 2/3 लिख दे, है ना? और आगे हम लिख दे 270 बटा, मान चलिए लिख दे 7 लिख दें। अब बताइए इसमें इसमें कितने का अंतर है? बहुत अंतर है। इसके इसके बीच में बहुत परिमेय संख्या आ जाएंगी। तो इसीलिए कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं क्या होंगी? अनंत होंगी। क्या होंगी? 10 होगा नहीं। अगर किसी फिक्स के लिए पूछा होता
कहता 2/3 और 4/7 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तब हम निकाल सकते, तब हम डिफाइन करके बता सकते थे कि हाँ इतनी होंगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं पूछा है, कह रहा दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच। अब वो दो असमान कितने का अंतर हो जाएगा आपको नहीं पता है, तो इसलिए ये 10 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, फिक्स तो होगा ही होगा नहीं। तो इसमें क्या होगा, अनंत होगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत तगड़े तगड़े हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या क्या है, कह रहा है परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या क्या है। अब बताइए, -4/9 से छोटी परिमेय संख्या, जिसके साथ पहली चीज तो इससे छोटी पूछ रहा है, इससे छोटी पूछ रहा है, तो हम ये जानते हैं कि अगर इससे छोटी पूछ रहा है तो उसमें माइनस अवश्य ही लगा होना चाहिए। अगर माइनस नहीं लगा है तो हर हाल वो बड़ी हो गई। तो जितने माइनस, जिस जिस ऑप्शन में माइनस नहीं लगे हैं पहले उसको काट दीजिए। तो देखिए, अगर हम -4/9 की बात करें, -4/9 की बात करें कि जीरो से ये बड़ी है कि छोटी है, तो ये छोटी है, जीरो बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होगी अगर उसमें माइनस लगा देंगे तो उतनी ही छोटी हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, जिसमें जिसमें प्लस लगा है, जिस भिन्न में जो पॉजिटिव भिन्न है, वो तो नहीं होंगे उससे छोटे, उससे बड़े ही हो जाएंगे, तो उसको पहले काट दीजिए। ये गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि सवाल पूछा है छोटी परिमेय संख्या बताना है, तो ये तो ऑलरेडी बड़ी हो गई, क्योंकि धनात्मक है, धनात्मक ऋणात्मक से ऑलरेडी बड़ा ही रहेगा। दोनों ऑप्शन गलत हैं। अब बचा अ और द, अब इन दोनों ऑप्शन को चेक कर लीजिए आप। तो देखिए, -1/9 और क्या है, -7/9। अब दूसरी चीज यहां ध्यान दीजिएगा कि हमने बताया कि किसी संख्या में अगर माइनस लग गया, जैसे ये 4 है ना, इसमें माइनस लग गया और इसमें 1 लग गया है। किसी संख्या में अगर माइनस लग गया और वो संख्या उतनी बड़ी है, माइनस लगने में उतनी ही वो छोटी हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें 4 की बात करें और 1 की बात करें, सीधा सीधा अभी माइनस नहीं लगाया है, तो 4 में और 1 में कौन बड़ा है, आप सिंपल कर देंगे, 4 बड़ा है, 1 छोटा है। लेकिन अगर हम इसमें माइनस लगा दे तब, अब दोनों माइनस लगा दे तब ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, -4 वाला छोटा हो जाएगा, -4 वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। है ना, समझ में आ गया होगा। -1 वाला बड़ा हो जाएगा, तो अब आपका आंसर भी मिल गया होगा, -4 से बड़ा ये है, -1 वाला बड़ा है, तो स्वाभाविक सी बात है ये भी गलत, ये बड़ा है। तो बचा कौन, द वाला ऑप्शन बचा, क्योंकि ये -4 है और -7 हमने बताया संख्या जितनी बड़ी रहेगी उसमें माइनस लग जाएगा तो नहीं वो छोटी हो जाएगी, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए आप इसको। फिर कह रहा है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो देखिए, सम भी पूछ, अभाज्य भी पूछ रहा है, उसके साथ सम लगा के पूछ रहा है। तो एक ही अभाज्य संख्या है, एक ही अभाज्य संख्या है जो सम है, वो है कौन, एक तो होगा नहीं, एक अभाज्य है ही नहीं। अभाज्य का मतलब क्या, जिसके दो गुणनखंड हो, इसके दो गुणनखंड है ही नहीं, यानी एक तो हो ही नहीं सकता, जीरो हो ही नहीं सकता। अभाज्य संख्या की परिभाषा ये है कि जो एक से कटे और स्वयं से कटे, एक अथवा स्वयं से ही कटे, या एक और स्वयं से कटे। एक स्वयं से कट जाए, एक से तो कट जाएगा, लेकिन और किसी संख्या से नहीं कटेगा, यानी कह सकते हैं आप मिनिमम, उस मिनिमम नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं उसके दो गुणनखंड होने ही चाहिए। तो अब ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, बचा ये और ये। अब इसको चेक कर लीजिए, देखिए दो क्या है, दो एक से कटेगा और किससे कटेगा, दो से कटेगा। ये मतलब फिट बैठ गया, अभाज्य संख्या है। लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं हम, चार किससे कटेगा, एक से कटेगा, सॉरी, दो से कटेगा और किससे कटेगा, स्वयं चार से कट जाएगा। तो हमने अभाज्य संख्या की परिभाषा यही बताया कि जिसके केवल दो गुणनखंड होने चाहिए, दो से अधिक हुआ तो अभाज्य हो ही नहीं सकता, तब वो भाज्य हो जाएगा। देखिए ये भाज्य है, इसके दो से अधिक गुणनखंड होगा, और ये क्या है, अभाज्य है, ये अभाज्य है ना, ये हमारा अभाज्य है। और सम पूछा था, दो, दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, इसको याद रखिएगा। दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। चलिए अगला देखिए, फिर 11 नंबर कह रहा है कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच
दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। फिर वही क्वेश्चन, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच, फिर अब दो असमान परिमेय संख्या, अब दो असमान परिमेय संख्या कौन सी हो सकती है, कुछ नहीं पता है कौन सी हो सकती है। अरे 2/3 हो जाएगा, और मान चलिए 21/29 हो गया, तब कितना अंतर है ये पता थोड़ी ना है। कोई फिक्स नहीं होता है ना कि इसमें किसमें किसमें क्या कितना परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो इनका आंसर वही होगा। इसके पहले जैसे वो सवाल था, सेम सवाल वैसे ही है। तो दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं कितनी होंगी, अनंत होंगी। कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 12 नंबर, कह रहा है निम्नांकित कथनों में सत्य कथन है। इसमें से कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन छांटना है, असत्य नहीं, मतलब सत्य छांटना है। 3 असत्य होंगे, एक सत्य होगा, तो इसको देख लीजिए। कह रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ठीक है, ये होगा। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, कभी नहीं बड़ा होगा। ऋणात्मक अगर पूर्णांक है, तो ऋणात्मक तो वैसे भी ऑलरेडी जीरो होता है, सॉरी ऑलरेडी कम होता है, सबसे कम। जिसमें ऋण लग गया तो धन से, अगर माइनस हम बात कर ले -20 की, और बात कर ले जीरो की, तो -20 और जीरो में कौन बड़ा है, जीरो ही बड़ा होगा। माइनस लग गया तो ये बहुत छोटा हो गया, तो ये तो कतई हो ही नहीं सकता। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, बिल्कुल गलत है। शून्य एक पूर्णांक है, जैसा पूर्णांक पढ़ाया गया है। पूर्णांक में क्या क्या आता है, शून्य आता है, धनात्मक आता है, ऋणात्मक आता है, सारी पूर्णांक होती है। शून्य एक पूर्णांक नहीं है जबकि शून्य एक पूर्णांक है, ये गलत दिया है। फिर कह रहा है -17 बड़ा है -5 से, क्या ये सही है। हमने बताया जितनी बड़ी संख्या होगी, अगर माइनस लग जाएगा उसमें, तो उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो -17 जो है, माइनस जो 17 है, ये इससे बड़ा -5 है, ऐसे होता तो सही होता, यानी ये भी गलत है। तो बचा कौन, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होगा, योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, बिल्कुल यही आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए, ठीक है। 13 नंबर देखिए, 21 की अनुवर्ती संख्या। देखिए इसमें 2 बार पूछ रहा है, एक बार पूछा है, और अभी ये फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ लोग गलत भी करके आए हैं कि उसको उसी को दोबारा अनुवर्ती का पूर्ववर्ती नाम वगैरह दे दिया था। थोड़ा सा लोग गलत कंफ्यूजन हो गए। देखिए अनुवर्ती को किस किस नाम से जाना जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, इसको आप देख लीजिए। अनुवर्ती, अनुवर्ती को किस किस नाम से जाना जानते हैं, इसको पहले देखिए। एक तो जानते हैं हम किस नाम से, एक जानते हैं हम परवर्ती के नाम से। परवर्ती, एक परवर्ती नाम जानते हैं। दूसरा हम उत्तरवर्ती, सब इसी का नाम है, और क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज करके पूछेगा आपसे, उत्तरवर्ती। और तीसरा है अनुवर्ती, सॉरी अनुवर्ती तो हो गया ना, परवर्ती, उत्तरवर्ती, हाँ बस, परवर्ती हो गया, उत्तरवर्ती हो गया, बस आपके ये 3 नाम हो गया, अनुवर्ती, परवर्ती, उत्तरवर्ती। ठीक, यही 3 नाम है, चाहे अनुवर्ती पूछ ले, चाहे परवर्ती पूछ ले, या उत्तरवर्ती पूछ ले, सब में क्या होगा, एक बढ़ा के ही लिखना है। तो अनुवर्ती या उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती किसे कहते हैं, जिस संख्या का अनुवर्ती या पूर्ववर्ती निकालना हो उसमें एक जोड़ दीजिए। जैसे अगर हम 5 का पूछें, आपका 5 से पूछें कि अनुवर्ती बताइए, तो क्या करेंगे आप, 5 में एक जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 8 का पूछे तो क्या करेंगे आप, 8 में एक जोड़ दीजिए, 9 हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है कि 21 की अनुवर्ती, सबसे पहले 21 की अनुवर्ती निकाल दीजिए। 21 में हम क्या करेंगे, 21 में एक जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 21 में हम एक जोड़ दें तो कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है, 21 की अनुवर्ती 22 हुई। फिर कह रहा है 21 की अनुवर्ती, यानी 21 की अनुवर्ती 22 हुआ, अब इसका भी अनुवर्ती निकालिए। इसका भी अनुवर्ती निकालने के लिए इसमें एक जोड़ दीजिए, तो कितना होगा, 22 और एक 23, आंसर कितना हो जाएगा, 23 कहीं दिख रहा है, यस। कौन सा ऑप्शन, द वाला ऑप्शन सही है। तो क्योंकि 2 बार अनुवर्ती पूछा है, 21 की अनुवर्ती तो 22 हो ही गई, है ना, 21 की अनुवर्ती 22 तो हो गई, लेकिन अब उस 22 की भी अनुवर्ती करना होगा, 22 में भी एक जोड़ना होगा, तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित संख्याओं में प्राकृतिक संख्या, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2020 में पूछा गया है। देखिए 2020 में पूछा गया है, और ये 13 नंबर 2019 के सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड बार में पूछा गया था, जो दोबारा एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये, तो इम्पोर्टेंट है, और ये 2020 में पूछा गया है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या,
को पढ़ाया गया अभी प्राकृतिक संख्या आपको। ठीक है, ये अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3.5, ये 3.5, इसको हम दशमलव हटाएंगे तो 35 बटा क्या हो गया, 10 हो गया, इसको काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी 7/2। ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये जीरो क्या है, ये पूर्ण संख्या में आता है। आपको पता है जीरो किस में आता है, पूर्ण संख्या में। चारों ऑप्शन को डिस्क्राइब कर दिया गया है। ये जीरो किस में आता है, पूर्ण संख्या में आता है। जब जीरो, ये तीन ऑप्शन नहीं हुए तो स्वाभाविक सी बात है प्राकृतिक संख्या दो होता है। और प्राकृतिक संख्या की परिभाषा भी आप पढ़े हैं कि सभी गणन की संख्याएं जो होती हैं प्राकृतिक संख्या होती हैं। जैसे एक दो तीन लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो इसमें एक आ गया है तो एक एक है, दो है, अब ऑप्शन में क्या है, दो है, तो दो वाला, यानी ये आंसर सही होगा, दो प्राकृतिक संख्या है। चलिए अगला देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, बहुत सही। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत कंफ्यूजन होता है, पेपर में बहुत कंफ्यूजन होता है, हम बस ऐसे पढ़ लेते हैं झटके में कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, जबकि यहाँ दिया है परिमेय संख्या नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं जिससे आप गलत करें। एक एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो समझ सकता है कि बच्चा कहाँ कहाँ झटके में गलत कर सकता है, कहाँ कहाँ वो क्या सोच सकता है। तो पता चलेगा आप निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, पढ़ लिए, लगा दिए फटाक से आंसर क्या, 22/7। 22/7 तो सही है, लेकिन कब सही है, परिमेय संख्या के लिए सही है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। और इसको भी छोड़ दीजिए, 0.69 क्या परिमेय संख्या है, इसको हम चेक करते हैं है कि नहीं है। इस दशमलव को हटाइए, 69 के बटा क्या लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए, तो स्वाभाविक सी बात है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये भी हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, सही है। ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों ऑप्शन गलत। अब बचे दो, तो ये वाला चेक कर लीजिए, 5 बटा क्या लिखा है, 5/√16, ये लिखा है 5/√16। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, ये 5 बटा हो गया, रूट में 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल ये 4 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब ये 4 हो गया तो इसे हम p/q के रूप में लिख लिए, नहीं लिख लिए, यानी ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या ही ना है। बोलिएगा, परिमेय संख्या है कि नहीं है। जब परिमेय संख्या है तो क्या दिक्कत है। अगर हमारा तीन ऑप्शन गलत हो गया तो रामबाण यही कहता है चौथा ऑप्शन तो 100% सही होगा। और पाई वैसे भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई हमारी अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। और वही पूछ रहा था, परिमेय संख्या नहीं है मतलब जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ब वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। कह रहा है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। कह रहा है किसी परिमेय संख्या के बराबर, समतुल्य मतलब बराबर, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं, कितनी, एक, दो, 50, अनंत। सवाल को समझिए, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य बराबर परिमेय संख्याएं होती हैं, तो सीधा सीधा इसका है ये, थ्योरेटिकल पोर्शन है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या अनंत ही होंगी, ना एक होंगी, ना दो होंगी, ना 50 होंगी, सीधा ये क्या है, इसका अनंत होगा। ठीक है, 17 नंबर देखिए, कह रहा है परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। चलिए इसको देख लीजिए, कह रहा है परिमेय संख्या -16/80, इसको सरल करना है। तो 16/80 को सरल करते हैं हम, -16/80। देखिए इसको काट दीजिए, 4 चौके 16, और 4 दूनी 8, 20 हो गया, फिर 4 से काट दीजिए, और माइनस लगा है यहाँ पे, तो 4 पंचे 20, यानी -1/5, यही सरलतम रूप है। -1/5 कहीं है, 1/5 ये होगा नहीं क्योंकि माइनस लगा होना चाहिए। और -1/-5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/5 ही आया, ये भी नहीं होगा। ये है -1/5, ये सही है, ये भी क्या है, गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, स वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है परिमेय संख्या 40/-25 कितना है, 40/-25 का सरलतम रूप है। इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं,
40 बटा -25, यानी इसको हम 40 के बटा -25 है, काटते हैं इसको हम 8 से नहीं कटेगा ना, 5 से काटते हैं। 5 अट्ठे 40 और 5 पचे 25, ये माइनस लगा है। अब इसमें चेक करिए किस ऑप्शन में है। 8 बटा 25 नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हमारा आंसर आया 8 बटा -5 आया है। तो 8 बटा -5 ये वाला ब वाला शायद मिल रहा है। ये हिस्सा वाला क्या है, 16 बटा -5, ये भी गलत है। और ये क्या दिया है, -8 बटा 25, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ब वाला ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। देखिए अब सवाल पूछ रहा है 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो देखिए बड़ी के लिए अगर ये धनात्मक है ना, 3/5 क्या है, धनात्मक है। मैं बार बार आपसे बताया हूँ, अगर 3/5 या कोई भी संख्या धनात्मक है, और कोई भी संख्या अगर उसका आंसर 4 ऑप्शन दिया है, और आप किसी भी ऑप्शन में अगर माइनस दे दिया, और चाहे वो संख्या चाहे जितनी बड़ी लिखी हो, अगर माइनस हो गया, जितनी बड़ी संख्या लिखी जाएगी अगर उसके साथ माइनस लग गया तो संख्या वो उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो अगर इसमें 3/5 पूछ रहा है कि 3/5 किससे बड़ी है, ये वाली संख्या 3/5 किससे बड़ी है, तो सबसे पहले चेक करिएगा इसमें माइनस तो लगा नहीं है, ये धनात्मक है। तो ऑप्शन में चेक करिए कहीं ऋणात्मक वाला ऑप्शन है क्या। अगर ऋणात्मक वाला ऑप्शन होगा तो आप मेरे प्यारे बच्चों उसको सीधा सीधा काट देना है। कट गया, एक ऑप्शन ऑलरेडी कट चुका है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या है ये। देखिए 4/10 है, इसको हम 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 हो गया। ठीक, 2/5 हो गया, है ना, ये कितना हो गया, 2/5। ये 2/5 जब हो गया, तो अब बताइए, अगर हम 5 का भाग 3 में देंगे, देखिए 3/5 है, अगर हम 5 का भाग 3 में देंगे तो 5 छंग 30, 0.6 आएगा। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये 0.6 से हमको क्या लाना है, बड़ा लाना है। तो देखिए ये केवल चेक करने के लिए आपको बता रहे हैं, बाकी आपको सीधा परिमेय संख्या में ही दिया रहेगा। अब देखिए 2/5 है, 2/5 को अगर हम भाग देंगे, 2/5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20, 0.4। 0.6 बड़ा है, 0.4 बड़ा है, तो आप कहेंगे 0.6 बड़ा है। सही है, यानी ये 60 पैसा है, ये 40 पैसा है, स्वाभाविक सी बात है। अब देखिए इसको भी काटिए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, यानी 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, यानी ये तो 3/5 के बराबर ही है। इधर जो 3/5 है और ये भी 3/5 के ही बराबर है, तो यार ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, और ये ऑलरेडी कर चुका है, तो बचा क्या, ये आंसर हुआ 7/10। अब क्योंकि 10 में 7 का भाग देंगे तो 0.10 70 आएगा, जो कि 0.6 से क्या है, बड़ा है। ये क्या है, बड़ा है ना, ये क्या है, बड़ा है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ये हो गया। अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या। अब देखिए इसमें पूछ रहा है 4/9 से छोटी परिमेय संख्या, तो स्वाभाविक सी बात है, देखिए सवाल लगाने से पहले दिमाग भी लगाया जाता है। जरूरी नहीं है कि सवाल दिया है तो उसको हम सॉल्व ही करें। अपने समय की बचत करने के लिए आपको दिमाग लगाना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही पड़ेगा कभी कभी, थोड़ा थोड़ा। देखिए होता क्या है, 4/9 से छोटी परिमेय संख्या, अगर ये कोई संख्या दी हुई है, अब इससे छोटी पूछ रही है, अगर इससे छोटी पूछ रही है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर उस ऑप्शन में कहीं निगेटिव दे देगा तो ऑप्शन तो वही हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे छोटी, छोटी से छोटी वही संख्या हो सकती है जिसके साथ 10, जिसके साथ माइनस लग गया हो। अगर हम ऑप्शन दे दें कि 4/9 से छोटी, जैसे देखिए यहीं पे लिखा हुआ है -11/18, 13/18, 12/27, 11/18, किसी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ये माइनस वाला मिल गया मतलब हम ये समझ जाएंगे कि किसी भी, हम ये भी बताए हैं कि कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है, अगर वो धनात्मक में है, उसका अगर कोई ऑप्शन में निगेटिव आ गया, उसके साथ ऋणात्मक आ गया, तो उससे छोटी संख्या हो ही नहीं सकती। और पूछी गई रे छोटी परिमेय संख्या बताइए, तो स्वाभाविक सी बात है, सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा, -11/18, ये भी नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि -11 से बटा 18 से छोटी संख्या कोई है ही नहीं है चारों ऑप्शन में। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? -11/18 हो जाएगा। लगाने की जरूरत नहीं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर मारना है। चलिए, अगला कह रहा है परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या। अब पूछ रहा है इससे बड़ी परिमेय संख्या। क्या पूछ रहा है? इससे बड़ी परिमेय संख्या। तो बताइए, कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको बिल्कुल सिंपल है। भाई 5 का भाग 0 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 जीरो 0। -5 का भाग अगर हम 0 में देंगे, देखिए, -5 का भाग अगर हम 0 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0 बार। क्योंकि -5 में अगर हम 0 का गुणा करा देंगे ना, -5 में अगर हम 0 का गुणा करा देंगे तो वो अपने आप को 0 बना देगा। चाहे किसी भी संख्या -1 लाख में भी अगर आप 0 का मल्टीप्लाई करा दीजिएगा ना, तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, और कुछ नहीं आ सकता, उसके अस्तित्व को 0 कर देगा। चाहे वो माइनस में लगा रहा है, चाहे दशमलव में लगा रहा है, चाहे कितनों में लगा रहा है, अगर 0 गुणा कराए, 0 कर दिया। तो -5 का भाग अगर 0 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 जीरो 0, ये जाएगा। यानी इसका मान कितना है? 0 है। अब यही कह रहा है 0 से बड़ी परिमेय संख्या बताइए। तो 0 से बड़ी परिमेय संख्या देखे, अब इससे बड़ी परिमेय संख्या पूछ रहा है ना, तो इससे बड़ी परिमेय संख्या हमेशा धनात्मक में ही होगा। अगर ऋणात्मक में आया तो इससे छोटी हो जाएगी। 0 में अगर ऋणात्मक में कोई संख्या में आ जाएगा तो इससे छोटी हो जाएगी, वो हमेशा छोटी हो जाएगी। 0 में मतलब अब इससे धनात्मक में ही आना चाहिए आंसर, धनात्मक में रहेगा तो बड़ी रहेगी। तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए, -1/5 0 से कतई नहीं, ये छोटी है 0 से। और देखिए, -1/8 ये भी छोटी है, माइनस है। और 4/-9 ये भी छोटी है। अब ये वाली बगल देखिए, इसमें निगेटिव है, लेकिन ये निगेटिव, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगी तो आएगा कितना? 2/7 आएगा। तो ये वाला क्या आ गया? धनात्मक में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए, धनात्मक आ गया ना। जब धनात्मक में आ गया तो यही संख्या तो हमारी बड़ी है, और बड़ी पूछ ही रहा है, क्या दिक्कत है ना? इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर अगला नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत सारी क्वेश्चन लाया जा रहा है। कुछ क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, पहले वीडियो में देखिए, उसमें हम कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं। उसके बाद चैप्टर के लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ की पॉइंट्स भी लिखाए थे। उस की पॉइंट को आप पढ़ लीजिएगा, उससे श्योर है सवाल पूछेगा, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सवाल, श्योर है बिल्कुल। आप उस चीज को देख लीजिएगा, और आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और जो भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट अवश्य करिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। बस इतना ही है, बाकी सारी सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। फिर वही क्वेश्चन आया, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ये भी है, ये भी परिमेय संख्या है ही। कैसे? कि 5/36 का वर्गमूल क्या होगा? 6 होगा। 5 बटा 6 पी बटा क्यू को रूट लिख सकते हैं। इसको भी हम 78 के बटा क्या लिख दिए? 100 लिख दिए। ये भी हमारी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। यही परिमेय संख्या नहीं है। तो पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो हमारा आंसर कौन होगा? आंसर हमारा ये होगा। ये गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। सही कौन है? ये पाई। पाई हमारी क्या होती है? पाई हमारी परिमेय संख्या नहीं होती है। अगर लेकिन पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। अगर इसको हम पाई के मान को 22/7 के रूप में रख देंगे ना, तभी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन इसका अगर हम सिंबल पाई रखेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये अपरिमेय संख्या ही होगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए ठीक है। फिर आ गया 23 नंबर, -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या प्राप्त होती है? -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या प्राप्त होती है? ऐसा क्वेश्चन हो चुका, पहले बताया जा चुका है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको लगाइएगा और कमेंट अवश्य करिएगा कि क्या आता है इसका आंसर। इससे पता चलेगा कि आपको आपको ये चैप्टर समझ में आया है या नहीं। ठीक है, तो आप इसको अवश्य कमेंट करिएगा, सवाल को लगाइएगा। ठीक है,
तो ये आज चौथा चैप्टर आपका खत्म हुआ। फाइनली चौथा चैप्टर आपका खत्म हो गया। जितने क्वेश्चन थे, क्वेश्चन लगभग हमको लगता है कि 30-35 क्वेश्चन, 25 30 उस क्वेश्चन करा दिए गए हैं। 23, 27 28 क्वेश्चन आपको करा दिया गया होगा। पिछले क्लास में भी कुछ क्वेश्चन कराए गए थे, तो आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो की पॉइंट्स लिखाया गया है उसको आप एक बार फिर से बोल रहे हैं, उसको आप अवश्य देख लीजिएगा, वो एग्जाम के बेस लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अन्यथा आप पेपर दे के आइएगा, फिर उससे मिलाइएगा कितने क्वेश्चन आ रहा है। की पॉइंट से ही क्वेश्चन आएगा। जो की पॉइंट लिखाया गया है पिछले क्लास में देख लीजिएगा, अगर जो नहीं देखा होगा तो पिछले क्लास में आप जाके देख लीजिएगा। जो की पॉइंट्स है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, हम अब अगले क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका 5वां अध्याय होगा। उस अध्याय को भी हम लोग लेके चलेंगे। धीरे धीरे सारी अध्याय जो अभी आपकी आ रही हैं सब इम्पोर्टेंट आ रही हैं। तो प्लीज अगर आप चैनल में नए होंगे तो टीएसपी क्लासेस से जुड़ जाइएगा। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और लाइक, और कोई अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट अवश्य कर लीजिएगा। ओके, बाय।